किसी की जिंदगी पर बीतती एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। वो फटी फटी आंखों से उस सफेद लिफाफे को देख रहा था जिसके अंदर मौजूद रकम जो कि क्लाइंट ने भिजवाई थी वो उसकी मुकर्रर करता एक केस की फीस से भी डबल थी। उसका दिल हैरतों में घिरा गहरा समंदर महसूस हो रहा था जिसमें गोते खाती हैरानी से पुरसोचे लहरों की तरह बह रही थी और उन लहरों में दीवानगी थी। वो इस जनून में अपना आप कभी किसी सिमत पटक रही थी और कभी किसी सिमत। 2 लाख! उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। दिमाग हैरत की जद में सन्नाटों में आ गया था और अकल ने भी मुकम्मल खामोशी की चादर ओढ़ी थी। अगर कम है तो बताइए। मुझे हुक्म है कि अगर आप ज्यादा का मुतालबा करें तो आपको ज्यादा अदा की जाए। सामने खड़े शख्स ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि अपने कोट की अंदरूनी जेब से चेकबुक निकाल ली थी और साथ ही पेन। और अब इस्तेहफामी निगाहें मुकाबिल पर जमी थी कि उसकी डिमांड नीली रोशनाई से चेक पर लिख दे। नहीं नहीं और नहीं। दाएं हाथ से रोकते हुए वो शख्स जिसका नाम एडवोकेट खिजर हयात था तेजी से यूं बोला कि जैसे अभी अभी सख्ता टूटा हो और उसका दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ हो। आई कैन नॉट बिलीव दिस सिचुएशन। ये यकीनन उसकी जिंदगी का अपनी नोयत का सबसे अनोखा केस था। वो जुमेरात की शाम थी। एडवोकेट खिजर हयात ने कब्रिस्तान से मुल्हिका दुकान से गुलाब की ताजा पत्तियों के साथ अगरबत्ती का डब्बा खरीदा और कब्रिस्तान में आ गया। ये उसका हर जुमेरात का मामूल था। उस कब्रिस्तान में उसके वालिदैन के अलावा कुछ और प्यारों की भी कब्रें थीं। वो ना सिर्फ उन कब्रों पर फातिहा ख्वानी किया करता था बल्कि सफाई सुथराई का भी सारा काम अपने हाथों से करता था। यही सब उसके प्यारे ही तो थे जिन्होंने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया था। वो अपने शहर का सबसे नामवर और काबिल वकील था। मुश्किल से मुश्किल केस को हल करना और उसकी बारीकियों तक पहुंच जाना खिजर के बाएं हाथ का खेल था। अभी सिर्फ 33 साल की उम्र ही में उसने अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर अपने शोबे में इतना नाम बना लिया था कि जितने क्लाइंट्स इतनी सी उम्र में उसके थे उसके साथी वकीलों के नहीं थे। आज कामयाबी के जिस जीने पर वो खड़ा था ये उसके प्यारों की मेहनतों का नतीजा था। तो फिर भला उनके दुनिया से जाने के बाद वो उन्हें कैसे भूल सकता था। जुमेरात का दिन उनके लिए मखसूस हुआ करता था और इस दिन तो कोई क्लाइंट भी आ जाता तो खिजर उनका केस ना देखता था। चाहे आने वाला जितना मर्जी इसरार करता वो उसके कदमों को ना रोक पाता था। जुमेरात को असर के बाद वो कोई केस नहीं देखता था। ये क्या असूल हुआ वकील साहब? कुछ क्लाइंट्स तो समझकर खामोश हो जाते मगर कुछ कोफ्त का बरमला इजहार करते। मगर खिजर किसी की बात पर ध्यान दिए बगैर अपनी गाड़ी में बैठकर कब्रिस्तान रवाना हो जाता। सादा सी आम शलवार कमीज में मलबूस वो अपने अजीजों की कब्रें साफ करता हुआ कहीं से भी एडवोकेट खिजर हयात नहीं लग रहा होता था। यूं लगता था कि वो कोई खादिम है जो इन 6-7 मखसूस कब्रों की सफाई पर मामूर किया गया है। कमीज की दोनों आस्तीनों को कोनियों तक चढ़ाए वो कब्रों की सफाई सुथराई में लगा था कि कुछ ही फासले पर एक कच्ची कब्र जो कि देखने में ज्यादा पुरानी नहीं लगती थी, उस कब्र पर एक 70 साला बूढ़ा शख्स बैठा नजर आया तो हैरत ने खिजर को घेर लिया। बुजुर्गों, कब्र के ऊपर बैठना बेअदबी है। खिजर को उस उम्र रसीदा शख्स का ये अमल इंतहाई अजीब लगा था। ये बात तो हर बाशऊर शख्स जानता है कि कब्रों पर बैठना मना है। अब अगर ये हरकत कोई बच्चा करता तो इंसान सोच सकता था कि बच्चा है, ला इल्म है, ना समझ है, ऐसी हरकत कर रहा है। अब ये हरकत एक 60-70 साला बुजुर्ग कर रहा था। खिजर हयात की तरबियत में ये बात शामिल थी कि गलत को गलत कहो और पूरी जुर्रत के साथ किसी भी गलत बात या गलत अमल को गलत कहकर सामने वाले को उसका एहसास दिलाओ। अब चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 25 साल का नौजवान हो या फिर 60-70 साल का बुजुर्ग। खिजर ने अपनी नागवारी का बरमला इजहार किया लेकिन दूसरे लम्हे वो हैरान रह गया कि उस बूढ़े शख्स ने न सिर्फ उसकी नागवारी को नजरअंदाज किया बल्कि किसी नाराज और जिद्दी बच्चे की तरह मुंह भी फेर लिया। मेरी मर्जी, जहां मर्जी बैठूं। खिजर जो कि सफाई सुथराई के बाद अब कब्रों पर बारी बारी फूलों की पत्तियां डाल रहा था, एक गहरी निगाह डालते हुए न सिर्फ उसका गुस्से भरा जवाब सुना बल्कि उसकी नाराजगी के तासुरात पर गौर किए बिना न रह सका। यूं महसूस हुआ था कि जैसे वो किसी से सख्त खफा हो। मगर किससे नाराज था उसको जानने की खिजर को जरूरत ना थी। उसने सीने की जेब से सूरह यासीन निकाली और बावाज़े बुलंद पढ़ने के बाद सबके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगा। वापसी की राह लेने से कबल उसने आखिरी निगाह उस बूढ़े पर डाली तो वो हनूज उसी पोजीशन में कब्र पर बैठा नजर आया और चेहरे पर नाराज तासुरात रकम थे। खिजर ने उस शाम इस मंजर को नजरअंदाज किया और अपना काम मुकम्मल करके बाहर निकल गया। अगली जुमेरात को कब्रिस्तान आया तो उस बूढ़े शख्स को उसी कब्र के ऊपर बैठा देखा तो अब के हैरान हुए बिना ना रह सका।
गुलाब के फूलों और अगरबत्ती की महक से मुअत्तर फिजा में खिजर ने कुछ देर पुरसुकून अंदाज में उस रोज भी फातिहा पढ़ी, मगर इस दौरान तवज्जो भटक भटक कर उस बूढ़े शख्स की तरफ जाती रही जो कि किसी कदर जिद्दी अंदाज में कब्र पर यूं बैठा था कि जैसे किसी के खिलाफ धरना दे रहा हो, या फिर एहतजाज कर रहा हो, या फिर कोई कसम खा रखी हो कि मुकर्ररा वक्त तक उसी हालत में यूं ही कब्र पर बैठा रहूंगा। आज ये मंजर देखकर खिजर को शदीद ज़हनी कोफ्त हुई। हद है ठीकपन की भाई, और वो भी इस उम्र में। फातिहा ख्वानी के दौरान ही खिजर ने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बूढ़े शख्स को कायल करके ही दम लेगा और इसे हर सूरत ये बात समझा कर ही रहेगा कि यूं कब्र पर बैठना जायज नहीं है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं बुजुर्गो? फारिग होते ही खिजर उस कब्र के करीब चला गया जहां वो जिद्दी बूढ़ा बैठा था, और खिजर ने तकरीबन सटपटाते हुए अपना सवाल उसके सामने रखा था, मगर हैरान कौन बात कि उस शख्स ने खिजर की तरफ देखने की भी जरूरत महसूस न की। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। जनाब, क्या आपको मालूम है कि कब्र पर बैठना न सिर्फ बेअदबी है बल्कि गुनाह के जुमरे में आता है? उस लम्हे खिजर के अंदर का वकील बाहर आ गया और बहुत से दलाइल की मदद से वो तुल गया था कि उस बूढ़े को ये समझाकर ही यहाँ से हटेगा जो तकरीबन 2 जुमेरातों से यहाँ बैठा उसका खून जला रहा था, और जो उन लोगों ने किया क्या वो गुनाह नहीं? सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल, मतलब कि इस बूढ़े शख्स ने खिजर की बात सुनी थी मगर जवाब देना जरूरी न समझा था। कौन लोग, कैसा गुनाह? खिजर जो कि उस बूढ़े शख्स से बदलिहाजी की तवक्का कर रहा था कि वो कहेगा कि तुम्हें क्या है, मैं जहां मर्जी बैठूं, जाओ अपना काम करो वगैरह वगैरह, उसने किसी नए मौजू पर बात करते हुए खिजर को ऐसा उलझाया कि चंद लम्हों के लिए खिजर के जहन से वो बात ही निकल गई कि वो क्या बात करने यहाँ आया था और जिसके लिए उसके पास बहुत से दलाइल भी थे। बल्कि खिजर तो हैरान सा कब्रिस्तान में चारों तरफ यूं नजरें दौड़ाने लगा कि जैसे यहाँ किसी कोने या गोशे में कुछ लोग मौजूद हैं जो ऐसे अमाल और फेल के मुर्तकिब हो रहे हैं जो कि गुनाह के जुमरे में आते हैं, और उस बूढ़े शख्स का इशारा उन लोगों की तरफ है कि मेरा गुनाह तुम्हें नजर आ रहा है तो इन लोगों का क्यों नहीं आ रहा। और उन लोगों को ढूंढते खिजर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे उस वक्त चंद लोगों के अलावा, जिनमें इमाम मस्जिद भी शामिल थे जो कि किसी कब्र पर मुश्तरका फातिहा पढ़ रहे थे, उनके सिवा कोई एक भी ऐसा शख्स दिखाई न दिया कि जो किसी गुनाह में मुब्तला हो। हाल बत्ता उन फातिहा ख्वानी करते 4-6 अफराद ने हैरत ज़दा सी आंखों से खिजर की तरफ जरूर देखा था, और खिजर जो कि उस बूढ़े शख्स के जवाब का मुंतजर उस पर नजरें जमाए खड़ा था कि पीछे से किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेटा, मगरिब शुरू होने वाली है, बस अब ज्यादा देर बिला जरूरत यहाँ न ठहरो। ये इमाम मस्जिद थे जिनसे अक्सर आते जाते खिजर की सलाम दुआ हो जाया करती थी, और वो इमाम मस्जिद को मस्जिद के लिए कुछ न कुछ चंदा भी दिया करता था। इमाम साहब के कहने पर वो उस रोज कब्रिस्तान से निकल तो गया, मगर इस बात ने उसे शदीद हैरान किया कि इमाम साहब को खिजर तो यहाँ बिला जरूरत खड़ा नजर आया, मगर कब्र पर बैठा वो शख्स जो कि बेअदबी कब्र का मुर्तकिब हो रहा था नजर क्यों नहीं आया कि एक लफ्ज भी इमाम मस्जिद ने उसे कहने की जरूरत महसूस न की। खिजर को दिल ही दिल में इस बात पर सख्त गुस्सा भी आया। ये चौथी मुसलसल जुमेरात थी जो खिजर की आंखों ने फिर से वही मंजर देखा था। वो बूढ़ा किसी एहतजाज की तरह उसी कब्र पर बैठा था। आखिर ये कैसा एहतजाज था जिसके लिए उस कब्र को ही मुंतखब किया गया था? इस सवाल में दिलचस्पी थी और तजस्सुस भी। आखिर ये एहतजाज किन लोगों के खिलाफ था? उस शाम तो खिजर इमाम साहब के कहने पर और अंधेरा फैलने की वजह से बात अधूरी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया था, मगर आज फिर से इस बूढ़े को देखकर तजस्सुस ने अंदर सर उठाया तो कोफ्त और गुस्से पर दिलचस्पी गालिब आ गई। बड़े मियाँ, आप उस रोज कुछ लोगों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने कोई गुनाह किया था। जल्दी से फातिहा ख्वानी से फारिग होते खिजर को उसका तजस्सुस कब्र पर उसी एहतजाजी अंदाज में बैठे बूढ़े शख्स की तरफ खींच लाया था। कोफ्त किसी हद तक आज भी खिजर को उसकी इंतहाई ढिठाई के साथ कब्र पर बैठे देखकर जहनी तौर पर हुई थी, मगर उस रोज तो बस जैसे वो दानिस्ता नजरअंदाज कर गया था। शायद इस रोज सच में तजस्सुस आड़े आ गया था, वरना कब्र पर बैठने वाली इंतहाई गलत हरकत अगर कोई बच्चा या नौजवान इस मुस्तकिल मिजाजी से कर रहा होता तो लाजमी आज वो खिजर के हाथों बुरी तरह पिट जाता। हाँ, उन्होंने गुनाह किया था, बल्कि गुनाह कबीरा। कैसा गुनाह कबीरा? गिरदो पेश से बेगाना खिजर तो मारे तजस्सुस के उस मौजू में ऐसा खोया कि महसूस करते हुए भी के पास से गुजरते 2-4 अफराद और कुछ फासले पर बैठे गोरकर ने उसे अजीबो गरीब निगाहों से यूं देखा था कि जैसे पागल हवन्नक से शख्स को खुद से खुद कलामी का मर्ज हो, जिसे नॉर्मल इंसान देखते हो और हैरानी का शिकार होते हो। तुमने कौन सा उनके खिलाफ मुकदमा कर देना है जो मैं तुम्हें बताऊं कि वो लोग कौन है?
फिर वही जवाब के बजाय उल्टा सवाल, और इस सवाल पर खिजर हयात एडवोकेट को ऐसा जोर का झटका लगा कि हैरानी से चलता कब्र पर बैठे उस शख्स के जरा और करीब आ गया। आपको कैसे पता कि मैं वकील हूँ? खिजर की उस बूढ़े शख्स से मुलाकात जिंदगी में पहली बार हुई थी। कभी वो इससे पहले मिला ना था, और ना ही कभी खिजर कब्रिस्तान में वकालत के स्याह कोट की खसूसी अलामत के साथ आया था। वो तो हमेशा सादा सी शलवार कमीज में आता था, जैसे कि आज आया हुआ था। तो फिर इस मोहम्मद शख्स को कैसे मालूम हुआ कि वो एडवोकेट है? उसके हैरत से भरी सवाल पर बूढ़े शख्स का वही अंदाज, रुख फेरे हुए यूं बैठा रहा कि जैसे जवाब देना जरूरी ही ना हो। तो फिर खिजर ने खुद ही फर्ज करते हुए अपनी हैरतों को खामोश करवा दिया कि वो उसके किसी क्लाइंट का जानने वाला होगा, और बस इसी वजह से जान गया है कि ये एडवोकेट है। अच्छा बताइए कि उन लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह कबीरा किया है जिस पर केस करना बनता है? भाई साहब, यहाँ क्यों खड़े हो? बिला वजह, बिला जरूरत। उस रोज इमाम मस्जिद की मुदाखलत ने और आज गुरकन की मुदाखलत ने एक बार फिर खिजर और उस बूढ़े के दरमियान गुफ्तगू को मुनक़ता कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि गुरकन खिजर को इन नजरों से देख रहा था कि जैसे खिसका हुआ दिमाग खिजर हयात एडवोकेट का हो। अगले पूरे 3 हफ्ते खिजर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहने की वजह से कब्रिस्तान फातिहा ख्वानी के लिए न आ सका। इस लंबे वक्फे और शदीद मसरूफियत ने उसके दिमाग से उस बूढ़े शख्स को बिल्कुल निकाल कर रख दिया था। महीने की आखिरी जुमेरात थी जब खिजर कब्रिस्तान फातिहा ख्वानी के लिए आया था। उस रोज सुबह बहुत जोरों की बारिश हुई थी कि पूरा शहर जैसे पानी पानी हो गया था। अब ऐसी सूरत में मिट्टी के इस शहर में, जिसका दूसरा नाम शहर खामोशा था, जाना दुश्वार तो था, मगर अपने प्यारे जो कि अब इस शहर के मकीन हो गए थे, उनसे मुलाकात का और कोई जरिया और कोई तरीका नहीं था। बमुश्किल रास्ता बनाते, बल्कि 1-2 जगह जो कि घड़ों जैसी थी, उनमें खिजर के पांव धंसने की वजह से वो इस बुरी तरह लड़खड़ाया था कि अगर तवाज़न बरकरार ना रखता तो लाजमी गिर पड़ता। यूं ही बचते बचाते वो अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचा तो उस रोज भी इस शदीद तूफानी मौसम में उस बूढ़े शख्स को कब्र पर धरना दिए बैठे देखा तो फिर उसे भूला याद आ गया। वो कब्र जिस पर मोहम्मद शख्स बैठा था वो कच्ची कब्र थी। मूसलाधार बारिश ने जहां कब्रिस्तान की दूसरी कबूर का हशर नशर कर दिया था, वहां इस कच्ची कब्र का भी बुरा हाल किया था, और वो बूढ़ा बल्कि जिद्दी बूढ़ा जिसके नाम से खिजर तो वाकिफ ना था, इंतहाई खराब हालत वाली कब्र पर यूं बैठा था कि जैसे किसी खुश्क मुकाम पर बैठा हो, और अंदाज वही नाराज नाराज सा, एहतजाजी गुस्से में भरा हुआ सा। उस बूढ़े के चेहरे के तासुरात देखकर खिजर के दिल में जो उस रोज ख्याल आया वो ये था कि शायद ये बूढ़ा अपने किसी मुखालिफ की कब्र पर बैठकर नफरतों का इजहार कर रहा है। शायद उस मुखालिफ ने जिंदगी में इन्हें किसी ऐसी तकलीफ से दो चार किया हो कि अब वो बदला इस सूरत में ले रहा है कि इसकी कब्र की बेअदबी और बेहुरमती कर रहा है, और इस इंतकाम से उसे कोई दिली राहत और सुकून मिल रहा है। मगर साथ ही एक दूसरे ख्याल ने खिजर हयात की इस ख्याल की तरदीद कर दी कि इस बूढ़े शख्स ने कहा था, तुमने कौन सा उन लोगों पर मुकदमा करना है? मतलब कि बूढ़े शख्स का मुखालिफ जिसने उसे किसी अजियत से दो चार किया था जिंदा था। जाहिर है वो मुखालिफ जिंदा था, तभी तो ये बूढ़ा शख्स मुद्दई बना नजर आया था। खिजर को ये मामला और इसकी नोयत कानूनी नजर से जरा हसास सी लगी थी, और यही सोच एक बार फिर खिजर हयात को उस शख्स से बात करने पर उकसाती इस कब्र तक खींच लाई थी। बारिश की वजह से उस रोज कब्रिस्तान में खिजर और उस जिद्दी बूढ़े के अलावा कोई दूसरा फर्द नहीं था। उस रोज खिजर ने लहजे को कदरे नर्म और हमदर्दाना रखते हुए उस बूढ़े आदमी से गुफ्तगू का आगाज किया, और चंद सवाल जो कि उस उम्र रसीदा शख्स की जात से मुतल्लिक खिजर को उलझाए हुए थे कि दिलो दिमाग गैर मामूली तवज्जो इस शख्स को देते महसूस होने लगे थे, उसने उस बूढ़े के सामने रख दिए थे। तो खिजर को मालूम हुआ कि वो शख्स जिस गुनाह कबीरा का जिक्र कर रहा था वो किसी शख्स का कत्ल था। कत्ल वो फेल जिसके बारे में कुरान मजीद में है कि जिसने किसी एक शख्स का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मतलब कि वो मोहम्मद शख्स किसी दिमागी खराबी का शिकार नहीं था, वो ऊल फूल नहीं बोल रहा था। वो जिस अजियत से दो चार यहाँ इस कब्रिस्तान में धरना दिए बैठा था वो अजियत हरगिज मामूली ना थी, मामला कत्ल का था। अब ये जानना था मकतूल कौन था, इस बूढ़े से उसका क्या रिश्ता था, और इस अजियत का एहतजाज करने के लिए उसने कब्रिस्तान और खासकर इसी कब्र को मखसूस क्यों कर रखा है। खिजर के इन सवालों के जवाब के बदले फिर से उल्टा सवाल ही किया गया। शायद ये उस जिद्दी बूढ़े की फितरत थी जिससे वो मजबूर था। पहले तुम बताओ, तुम उसका केस लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। अपना विजिटिंग कार्ड कोर्ट के अंदरूनी जेब से निकालते खिजर ने उस शख्स की तरफ इस मकसद के लिए बढ़ाया कि वो उसके ऑफिस आए, अपने केस से मुतल्लिक मालूमात दे, ताकि उसका केस दर्ज होने के बाद खिजर हयात उस पर कार्रवाई शुरू करवाए। मगर उस शख्स ने कार्ड पकड़ना तो दूर की बात, उल्टा खिजर हयात के सामने कुछ शराइत रख दी।
मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊंगा, बल्कि तुम मालूमात लेने इस केस से मुतल्लिक यहाँ आया करोगे। पहली शर्त, केस की फीस तुम्हें पहले नहीं बाद में दी जाएगी। दूसरी शर्त, मुद्दई में तुम्हारा नाम होगा। तीसरी शर्त, गवाह भी तुम होगे। चौथी शर्त, अदालत की हर पेशी पर भी तुम मेरी जगह जाया करोगे। पांचवी शर्त, मतलब कि अजीब नहीं बल्कि अनोखा केस था, यानी कि अजीब सी धौंस थी। और इन शराइत को सुनकर एडवोकेट खिजर हयात ने पहले तो एक तंजिया और गुसीली निगाह उस बूढ़े पर डाली और फिर इंतहाई गुसीले अंदाज में अपना कार्ड दोबारा से कोट की जेब में डाला और फिर जो दिल बे आवाज बुड़बुड़ाया वो अल्फाज ये थे, स्टूपिड ओल्ड मैन, तुम जरूर इस उम्र में आकर पागल हो गए हो, मगर मैं नहीं। और फिर सर झटकते कदमों का रुख मोड़ा और कब्रिस्तान से बाहर निकलने का इरादा करते अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि कब्रिस्तान की गीली मिट्टी पर सही तरह पांव न जमा सकने के बाइस इस बुरी तरह से मुंह के बल गिरा के दायां पांव तकरीबन पिंडली तक एक पुरानी खस्ता हाल कब्र के साथ छोटे से गड्ढे में यूं एकदम से फंसा और फिर उसकी पिंडली और पांव उस अनदेखी चीज के पंजों या फिर दांतों में ऐसा फंसा कि बस फिर निकलने की कोशिश में पूरे कब्रिस्तान में एडवोकेट की खौफ से भरी चीखें ही गूंजी थी। मकतूल का नाम इब्राहिम आफंदी। कत्ल को कितना अरसा हुआ? 40 रोज। मतलब कि कत्ल बहुत पुराना नहीं था, जल्दी कत्ल से मुतल्लिक जरूरी मालूमात हासिल की जा सकती थी। आपका मकतूल से रिश्ता? और खिजर के सवाल पर उस बूढ़े ने कोई भी जवाब दिए बिना चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर लिया। इस अंदाज का मतलब था जिस बात का जवाब ना दिया जाए उसको लेने के लिए इसरार ना किया जाए, यानी कि ये भी इस अनोखे केस की एक और अनोखी शर्त थी जिसे मानने पर एडवोकेट खिजर हयात सिर्फ इसलिए अब मजबूर हो गया था कि उस रोज जब उसका पांव गहरे घड़े में फंस गया था और यूं उस वक्त उसे महसूस हुआ था कि जैसे जमीन के अंदर रहने वाले किसी जहरीले जानवर या फिर कब्र के बिच्छू ने उसके पांव और पिंडली को इस शिद्दत से भंगोर डाला है कि अगर उस रोज कब्रिस्तान का गोरकन अपने साथियों के साथ बर वक्त खिजर की मदद को ना पहुंचता तो यकीनन वो अपने दाएं पांव से महरूम होकर उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाता। पांव तो बच गया, मगर वो पूरा हफ्ता उसने इस तकलीफ की वजह से जिस इंतहा की अजियत और दर्द में गुजारा ये वो जानता था या उसका खुदा। वो अजियत के मारे पूरी रात जाकर गुजारता था। उसकी तकलीफ को रफा करने के लिए सुकून के इंजेक्शन और नींद की अद्वियात तक बेअसर हो गई थी और इस जानलेवा तकलीफ से गुजरते उसकी सोच ने जो पलटा खाया वो ये था कि इसे उस बूढ़े शख्स का केस उसकी तमाम उल्टी सीधी बल्कि अनोखी शराइत के साथ लड़ना होगा। वो बूढ़ा यकीनन किसी ऐसी अजियत और कर्ब में मुब्तला है कि उसकी मदद करना जरूरी है और जिस दिन खिजर के दिल ने इस अनोखे केस को लड़ने के लिए हामी भरी उसी रात उसकी टांग की तकलीफ यूं खत्म हो गई कि जैसे उसका वजूद ही ना था। वो उस रात बिना अद्वियात और इंजेक्शन के पुरसुकून नींद सोया था। ये मामला हरगिज आम ना था, कोई गहराई रखता था अपने अंदर और उस गहराई में कोई गहरा राज या फिर भेद था और उसी भेद को जान लेने के तजस्सुस ने खिजर हयात को मजबूर कर दिया था कि वो उस केस को लड़े और वो भी बिना फीस, जबकि उसका असूल था कि वो कभी फीस के बगैर केस नहीं लड़ता था और उसकी फीस एक केस की कम से कम 1 से 1.5 लाख हुआ करती थी। जिंदगी में पहली बार एडवोकेट खिजर हयात अपने ही असूल के खिलाफ चलते ये अनोखा केस लड़ने पर मजबूर हुआ था। खिजर हयात पूरी तन्हाई और मेहनत के साथ इस अनोखे केस पर काम कर रहा था। इस केस में करोड़पति आदमी इब्राहिम आफंदी को उसके सगे रिश्तेदारों ने कत्ल किया था और कत्ल के लिए किसी आले या औजार का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसे जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। और इस कत्ल में मुलव्विस थे इब्राहिम आफंदी का सगा भाई दाऊद आफंदी, उसके 2 बेटे और 1 बेटी, और सब कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ मिली भगत से हुआ था। और कत्ल का मकसद इब्राहिम आफंदी की जायदाद पर इसलिए कब्जा करना था कि वो बे औलाद था, उसका अपना कोई वारिस ना था और उसने अपनी सारी जायदाद मरने के बाद वसीयत में यतीम खाने और किसी ट्रस्ट के नाम लिखवा दी थी और इसी वसीयत की वजह से उसका भाई उसकी जान का दुश्मन हो गया था और बात कत्ल तक जा पहुंची थी। और इस सब में अहम किरदार इब्राहिम आफंदी की भतीजी का, जो कि डॉक्टर थी और ये जहरीला इंजेक्शन लगवाना उसी का मशवरा था। इन सब बातों में कितनी सदाकत थी, इसके लिए खिजर को 2 चीजें दरकार थी। एक तो ऐसा कोई करीबी आदमी जो कि इब्राहिम आफंदी से मुतल्लिक छोटी से छोटी मालूमात दे सके। मालूमात तो खिजर हयात को उस बूढ़े से भी किसी हद तक मिली थी, मगर आधी अधूरी और नामुकम्मल। और दूसरी अहम चीज जो कि इस केस में खिजर की मदद कर सकती थी वो थी इब्राहिम आफंदी की कब्र कुशाई। सो इस केस में मजीद अहम मालूमात के लिए बहुत तलाश के बाद इब्राहिम आफंदी का सेक्रेटरी गुलाम दस्तगीर मददगार बना।
गुलाम दस्तगीर ने जो मालूमात खिजर को दी उसके मुताबिक इब्राहिम अफंदी की मौत तिबी नहीं थी, उन्हें मारा गया था। वो एक अलग बात थी कि जिन दिनों इब्राहिम अफंदी की मौत हुई गुलाम दस्तगीर बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। उसे इब्राहिम साहब की मौत की अचानक से खबर उनके सगे भाई ने फोन पर दी थी और जब वो आनन फानन वापस आया तो हैरत अंगेज बात कि इब्राहिम अफंदी को सुपुर्द खाक भी किया जा चुका था। क्या इब्राहिम अफंदी बहुत शदीद बीमार थे कि ये खिजर का गुलाम दस्तगीर से सवाल था। बीमार जरूर थे मगर इतने शदीद बीमार नहीं कि बात मौत पर आकर खत्म होती। गुलाम दस्तगीर ने मालूमात दी थी जो कि इन रिपोर्ट से जो कि खिजर को हॉस्पिटल से बमुश्किल हासिल हुई थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम अफंदी की हालत बहुत शदीद खराब थी, उनके गुर्दे काम करना छोड़ गए थे, उनकी मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई थी। यहाँ आकर केस कुछ उलझ गया तो खिजर ने उसको सुलझाने के लिए जो तदबीर इस्तेमाल की वो इब्राहिम अफंदी की कब्र कुशाई और लाश का पोस्टमार्टम था, जिसकी इजाजत अदालत ने उसे बहुत मुश्किलात के बाद दी क्योंकि इस अनोखे केस का गवाह एक भी फर्द न था। खिजर हयात ने कब्र कुशाई के लिए कानूनी नोटिस तो हासिल कर लिया मगर इस मामले में इब्राहिम अफंदी के भतीजों और डॉक्टर भतीजी ने हर मुमकिन रुकावट डालने की कोशिशें की। इब्राहिम अंकल की मौत तिबी थी, मेरे पास इसका मेडिकल सबूत है, ये इब्राहिम अफंदी की डॉक्टर भतीजी का बयान था और उसके सबूत के लिए उसने 4 डॉक्टर्स की पूरी टीम की तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स पेश कर दी थी जिनके मुताबिक इब्राहिम अफंदी की मौत तिबी थी और हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से हुई थी। मगर फिर भी खिजर हयात मुतमईन न हो सका। अपने इत्मीनान के लिए कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम लाजमी करवाना था। इब्राहिम अफंदी की तदफीन कहाँ हुई, किस कब्रिस्तान में हुई, इसमें मददगार गुलाम दस्तगीर बना। तो दूसरी तरफ बहुत सी रुकावटें और धमकियां उसे इब्राहिम के भतीजों की तरफ से मिली। जब हमें किसी पर शक नहीं तो वकील साहब आपके पेट में किस लिए कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का दर्द उठा है? यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कब्र कुशाई हो, हकाइक अदालत के सामने आए। मगर खिजर ने हर धमकी को पसे पूछ डाला और अदालती हुक्म के मुताबिक पूरी टीम लेकर उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां इब्राहिम अफंदी की कब्र थी और उसमें भी रहनुमाई गुलाम दस्तगीर नहीं की थी। पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि ये तो वही कब्रिस्तान था जहां खिजर हर जुमेरात अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए जाता था और जहां उसकी मुलाकात उस बूढ़े से हुई थी। उसी ने खिजर को केस लड़ने को कहा था। और दूसरा इंकशाफ ये हुआ कि इब्राहिम अफंदी की कब्र तो वही थी जिस पर वो जिद्दी बूढ़ा धरना दिए बैठा हुआ था। उस कब्र के कुतबे पर स्याह रंग की रोशनाई से लिखा देखकर खिजर का दिमाग उलझ सा गया था, इब्राहिम अफंदी, वक्त मोरखा 14 जुलाई 2020। अगर ये कब्र इब्राहिम अफंदी की थी तो इस पर बैठा वो बूढ़ा शख्स कौन था? आखिर क्यों वो इस कब्र पर बैठकर इसकी बेहुरमती कर रहा था? एक जगह बेहुरमती और दूसरी जगह इब्राहिम अफंदी के कत्ल का मुकदमा लड़ने के लिए इसरार भी। इसके अलावा एक और बात भी काबिल गौर थी कि आज पहली बार वो बूढ़ा कब्रिस्तान में नहीं था, वो कब्र खाली थी। इस पर वो एहतजाजी बूढ़ा मौजूद न था। कब्र कुशाई का काम टीम ने शुरू कर दिया था और खिजर अभी भी मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखता उस बूढ़े को तलाश कर रहा था। शायद आज उसे आने में देर हो गई थी मगर खिजर जब भी जाता तो बूढ़ा शख्स तो पहले से ही मौजूद होता था। खिजर को शदीद बेचैनी थी कि वो बूढ़ा अब तक क्यों नहीं आया। वो उसे देखना और बताना चाहता था कि देखो अपनी आंखों से देख लो कि मैं इब्राहिम अफंदी का केस लड़ रहा हूँ, शायद कुछ देर तक आ जाए। खिजर ने थक कर सोचा, या शायद किसी काम से कहीं गया ना हो कि आज कब्रिस्तान नहीं आ सका। दोनों हाथ कमर के दोनों अतराफ में रखते हुए खिजर इधर उधर देख रहा था कि अगले ही लम्हों में हैरत अंगेज मंजर ने उसे सरता पा हिलाकर रख दिया कि पूरा कब्रिस्तान हत्ता कि हर कब्र लरसती हुई महसूस होने लगी। यूं लग रहा था कि जलजला आ गया हो और जमीन डोल रही हो, जबकि हकीकत ये थी कि जलजला नहीं आया था, बस हैरतों ने एडवोकेट खिजर हयात के कदमों को डोलने पर मजबूर कर दिया था। दिलो दिमाग तो जैसे सुन होकर रह गए थे। वो कब्र जो कि इब्राहिम अफंदी की थी और इब्राहिम अफंदी कोई अजनबी चेहरा नहीं था, ये तो वही था जिसे खिजर ने हर जुमेरात को देखा था। वो जिद्दी और नाराज बूढ़ा जो किसी के खिलाफ बल्कि अपने कातलों के खिलाफ धरना दिए बैठा हुआ था। वो बूढ़ा शख्स इब्राहिम अफंदी ही तो था। तो क्या इब्राहिम अफंदी की रूह खुद एडवोकेट खिजर हयात से हम कलाम हुई थी? हैरतें जैसे कुछ चिल्ला उठी थी। खिजर हयात दोनों हाथों में सर थामे हैरत से उस शख्स को देख रहा था जो इब्राहिम अफंदी का सेक्रेटरी था। 4 लाख ये रकम लिखकर उसने चेक काटा और निहायत मोतबाना अंदाज में खिजर की तरफ बढ़ा दिया जो सख्ते की हालत में था। अभी मजीद हैरतों से खिजर को 2-4 होना था। कई रोज से इब्राहिम साहब मुझे ख्वाब में नजर आ रहे थे। गुलाम दस्तगीर ने हैरत में मुब्तला करने वाली बात की।
वो ये थी कि इब्राहिम अफंदी अपने सेक्रेटरी को ख्वाब में कई रोज से नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि खिजर हयात को मुंह मांगी रकम बतौर फीस अदा की जाए। एडवोकेट खिजर ने इब्राहिम अफंदी का केस लड़ा। इब्राहिम अफंदी के भाई, भतीजों और भतीजी को सजा हो गई। इब्राहिम अफंदी की मौत हरगिज तबई न थी। वो बीमार जरूर थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब भाई और उनकी औलाद को अस्पताल में भाई की खिदमत का पाबंद होना पड़ा तो उन्होंने इब्राहिम अफंदी से निजात हासिल करने का सोचा। तभी उनकी भतीजी ने यह मशवरा दिया कि इन्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर इनसे जान छुड़ाई जा सकती है। इब्राहिम अफंदी की सारी जायदाद उनकी वसीयत के मुताबिक किसी ट्रस्ट के नाम पर कर दी गई और फिर ट्रस्ट भी किसी और का नहीं था, एडवोकेट खिजर हयात का था, जो कि वकालत के साथ नादार लोगों के लिए ट्रस्ट भी चला रहा था। हस्बे मामूल जुमेरात को खिजर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने गया। गुलाब की पत्तियां डालने के बाद इब्राहिम अफंदी की कब्र पर आया तो हैरत से उस कब्र के पास ही बैठ गया। उस रोज के बाद खिजर को इब्राहिम अफंदी की रूह दोबारा नजर नहीं आई और ना ही हम कलाम हुई, क्योंकि मकतूल के कातिलों को सजा मिल गई थी और बेकरार रूह को करार मिल गया था। आज भी ये हैरत अंगेज वाकया खिजर हयात को हैरत के ऐसे जहां में दाखिल कर देता है कि वो कहने पर मजबूर हो जाता है। वाकई हर बात को अकल की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। वो जिद्दी बूढ़ा, उसके नाराज तासुरात, उसका धौंस भरा अंदाज और सबसे बढ़कर एक रूह का बहुक्म इलाही हम कलाम होना, कुछ भी तो दिमाग के लिए काबिल यकीन न था, मगर खिजर के लिए वो सब आंखों देखा था। यकीनन जो भी सुनता वो इस बात को झुटला देता, मगर खिजर हयात इस हकीकत को झुटला नहीं सकता था कि वो बजाते खुद इस सब का चश्मदीद गवाह था। उसने एक अनोखा केस एक रूह के इसरार पर लड़ा था, जो उसकी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन केस था। अब कोई उस केस को अपनी अकल की कसौटी पर परख कर इस हकीकत का इनकार करे तो ये उसकी मर्जी है।